हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है ब्रिक्स की तरफ से। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके जो सबसे प्रमुख सलाहकार हैं यूरी युशाकोव, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अगले साल 1 जनवरी 2025 को 9 कंट्रीज ऑफिशियली ब्रिक्स के पार्टनर कंट्री की तरह ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस पार्टनर कंट्री की सबसे पहली बार जो बातचीत हुई थी वो इस साल ब्रिक्स का समिट जो कजान रशिया में हुआ था, वहां पे ये बातचीत हुआ था कि कुछ कंट्रीज को पार्टनर कंट्रीज की तरह ब्रिक्स के साथ एसोसिएट किया जाएगा। बट अब इसके ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि ये 9 कंट्रीज ब्रिक्स के पार्टनर कंट्री बनने जा रहे हैं और ये ज्वाइन करेंगे ऑफिशियली ऑन 1 जनवरी 2025। नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस हैं जो आज इस सेशन में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। पहले, ये 9 कंट्रीज कौन कौन से हैं। दूसरे, पार्टनर कंट्री का मतलब क्या होता है, उससे क्या फायदा होगा इन कंट्रीज को, क्यों नहीं इनको ऑफिशियल मेंबरशिप बनाया गया। तीसरा, क्यों आखिरकार ब्रिक्स का अट्रैक्शन इतना ज्यादा बड़ा है, बिकॉज ब्रिक्स आप जानते होंगे 2009 जितनी पुरानी संस्था है, इनफैक्ट 2006 से चल रही है, लेकिन क्यों आज रीसेंट टाइम्स में इतना ज्यादा एक क्रेज, एक अट्रैक्शन ब्रिक्स का बढ़ा है, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। और चौथा, अगर ब्रिक्स का एक्सपेंशन होता है, ऑलरेडी आपको पता है कि ब्रिक्स का एक मिनी एक्सपेंशन हो चुका है, अगर ब्रिक्स का और बड़ा एक्सपेंशन होता है तो क्या वो इंडिया के लिए फायदेमंद रहेगा, या ब्रिक्स एज अ इंस्टीट्यूशन क्या आज इंडिया का पर्पस सर्व करता है। इन सभी क्वेश्चंस को आज इस सेशन में हम लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूज। न्यूज क्या है कि 9 कंट्रीज ऑफिशियली ब्रिक्स को एज अ पार्टनर स्टेट ज्वाइन करेंगे ऑन 1 जनवरी 2025, जिसके बारे में जानकारी दिया गया है रशिया के प्रेसिडेंशियल एड यूरी युशाकोव के द्वारा। ये 9 कंट्रीज हैं: बेलारूस, बोलीविया, इंडोनेशिया, काजाकिस्तान, थाईलैंड, क्यूबा, युगांडा, मलेशिया एंड उज्बेकिस्तान। तो ये 9 कंट्रीज हैं। आपको पता है कि ऑलरेडी ब्रिक्स का एक एक्सपेंशन हो चुका है। सबसे पहला कंट्री जो ब्रिक में ऐड हुआ था वो साउथ अफ्रीका था 2009 में। उसके बाद लास्ट ईयर यूएई ऐड हुआ है, ईरान ऐड हुआ है, इजिप्ट ऐड हुआ है, इथोपिया ऐड हुआ है। अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करने जा रहे थे, बट किसी कारणवश ये लोग बैक ऑफ कर चुके हैं। अर्जेंटीना तो अब ज्वाइन नहीं करेगा, बट सऊदी अरेबिया अभी भी अपने कार्ड को ओपन रखा है। इन 9 कंट्री के अलावा यूरी योशाकोव ने यह भी कहा कि दर्जनों ऐसे और कंट्री हैं जो ब्रिक्स के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अजरबैजान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, वेनेजुएला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, म्यांमार, पाकिस्तान, पैलेस्तीन, सीरिया, श्रीलंका और साउथ सुडान। सो एक तरीके का ह्यूमंगस, एक लार्ज स्केल रिस्पॉन्स देखने को मिला है आज ब्रिक्स के प्रति। अब ये पार्टनर कंट्री स्टेटस जो ये 9 कंट्री को दिया गया है, इसके सबसे पहली बार जो बातचीत हुई थी वो इस साल रशिया में काजान समिट के दौरान हुई थी, जहां पे बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो ब्रिक्स की सदस्यता के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। अब सवाल उठा कि क्या हमें ब्रिक्स को माइंडलेसली बहुत तेज रेट से एक्सपैंड करना चाहिए। अब इसमें फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि ब्रिक्स में जितना ज्यादा कंट्री होंगे उतना ज्यादा ब्रिक्स का वेटेज बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है कि अगर ब्रिक्स को हम बहुत ज्यादा बड़ा बना देंगे, तो अगर बहुत ज्यादा कंट्री होगा तो कंसेंसस, सहमति बनाने में बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से ब्रिक्स डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन और इनफैक्ट G20 में भी कितने मुसीबतें आती हैं, बिकॉज ब्रिक्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट के। अगर इसको और एक्सपैंड करते हैं तो इसका काम करना, इसकी क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। इसीलिए यह डिसाइड किया गया है कि ब्रिक्स को एज अ क्लोज ग्रुप बनाया जाए। ऑलरेडी कुछ कंट्रीज को तो हमने ब्रिक्स में ऑफिशियली एज अ मेंबर ज्वाइन कर लिया है, बट इसके बियॉन्ड ब्रिक्स को एक्सपेंशन करने की अभी तक इन कंट्रीज के आपस में सहमति नहीं है। इसीलिए रशिया के कजान समिट में बात हुआ कि ये जो नए कंट्रीज ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं एज अ मेंबर, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसी कजान समिट में यह कहा गया कि एक नया कैटेगरी ब्रिक्स के अंदर बनाते हैं जिसको हम पार्टनर कंट्री स्टेटस कहते हैं। तो ये कंट्री, अगर पार्टनर कंट्री स्टेटस इनको दिया जाता है, तो ये ऑफिशियल मेंबर नहीं होंगे,
बट इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? ये लोग परमानेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं ब्रिक्स के सेशन में, फॉरेन मिनिस्टर्स में और ब्रिक्स के समिट लेवल पे या जितने भी हाई लेवल इवेंट्स हैं। साथ ही साथ जो ब्रिक्स का आउटकम डॉक्यूमेंट आता है, उसमें भी ये लोग पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये एक बीच का रास्ता निकाला गया है फ्रॉम बीइंग ऑफिशियल मेंबर, फ्रॉम बीइंग नो एसोसिएशन विद ब्रिक्स। इसका बीच का रास्ता है कि पार्टनर स्टेटस कंट्री का टैग दिया जाए। तो इसके बारे में काजान समिट में बात हुई थी। अब हम लोग बाकी जियोपॉलिटिकली आंसर एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार ब्रिक्स का अट्रैक्शन क्यों है और व्हाई डज इट मैटर फॉर इंडिया। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर पे करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं at a very special price of 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर की डिटेल्स आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पहला सवाल जिसका आंसर मैं करने का प्रयास करूंगा, आपके क्या व्यूज हैं, आप भी जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला बात, ब्रिक्स का आखिरकार अट्रैक्शन क्यों बढ़ा है? अब देखिए, इसको थोड़ा इतिहास से हम समझते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस समय जितने भी पिछड़े कंट्रीज थे, वो इंडिया फॉर बेस्ट एग्जांपल, ये सभी कंट्री ने मिलकर एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और ये सारे कंट्री सोशलिस्ट कंट्री थे। और बिकॉज ये सोशलिस्ट कंट्री थे, ऑल्दो ये नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे कि ना ही हमें अमेरिका का ब्लॉक ज्वाइन करना है, ना ही हमें रशिया का ब्लॉक ज्वाइन करना है, बट स्टिल ये सारे कंट्री बिकॉज ये सोशलिस्ट थे, इनका रशिया के प्रति ज्यादा इंक्लिनेशन था। एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, इंडिया इंडिया जो नैम का एक फाउंडिंग मेंबर है, बट डिस्पाइट इट हमने 1971 में इंडिया और रशिया के बीच में ट्रिटी साइन किया। तो इस हिसाब से उस जमाने में ऑल्दो हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे, बट हम रशिया के क्लोज थे। इसके बाद क्या हुआ, 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में। सारे कंट्रीज जो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, अब वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े। और जिसकी वजह से ये सारे कंट्री का रिलेशन वेस्ट के साथ इंप्रूव हुआ, अमेरिका के साथ इंप्रूव हुआ। और रशिया आपको पता है एक वीक पावर बन चुका था, तो रशिया का इन्फ्लुएंस इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज्यादा था नहीं। और उस समय चाइना कोई सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं था, ना ही इंडिया एक सिग्निफिकेंट प्लेयर था। लेकिन अगर आज आप बात करें तो देखिए हुआ क्या है कि ये जो सारे पिछड़े कंट्रीज थे, ये सारे कॉलोनियल कंट्रीज थे, ये सारे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज थे और रशिया एक वीक पावर था। तो ये सारे कंट्री वेस्ट के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाए बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बट आज ये जो कंट्रीज हैं, इनको समझ में आ चुका है कि वेस्ट कि अकेले अगर हम भरोसे बैठे रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज पहले वेस्ट खासकर अमेरिका की हेजेमनी थी, बट आज अमेरिका कोई सिग्निफिकेंट प्लेयर तो है, बट उतना ज्यादा हेजेमनिक प्लेयर नहीं है। आज चाइना भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आज इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आज रशिया भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो पहले ये तीनों कंट्री उतने कोई बड़े स्टेक होल्डर्स नहीं थे। बट अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया हमेशा से अमेरिका के भरोसे बैठे रहता था, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता था चाइना से, इंडिया से भी ज्यादा, ना रशिया से। बट अब देखिए क्या हुआ है, सऊदी अरेबिया जो अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है उस पर्टिकुलर इलाके में, वो आखिरकार ब्रिक्स क्यों ज्वाइन करना चाहता है? वो इसीलिए ज्वाइन करना चाहता है बिकॉज एक तरफ अमेरिका की पावर डिक्लाइन हुई है, दूसरी तरफ चाइना, इंडिया, रशिया जैसे पावर कंट्रीज की पावर बढ़ी है। इसीलिए अब सऊदी अरेबिया करे तो करे क्या, अमेरिका के भरोसे तो बैठा नहीं रह सकता है। इस और क्योंकि आज आपको पता है कि कितना क्योटिक वर्ल्ड ऑर्डर है, कितना एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर है। कब रशिया यूक्रेन वॉर किसी ने सोचा था? इजराइल ईरान के बीच में शैडो वॉर था, वो डायरेक्ट वॉर में बदल जाएगा, ये किसी ने सोचा था? तो आज इतना क्योटिक वर्ल्ड है और क्योटिक वर्ल्ड में आप क्या करते हैं? आप अपने पत्ते खोल देते हैं, आप अपने ऑप्शंस ओपन करते हैं, आप सेफ ग्राउंड लेना चाहते हैं। इसलिए जितने भी कंट्रीज हैं जो 1991 के बाद वेस्ट के साथ काफी करीब हुए, आज क्योंकि वेस्ट प्रॉब्लम में है, आज क्योंकि वेस्ट अंडर कॉन्फिडेंट है, आज क्योंकि वेस्ट उतना ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं रखता है, रादर जो इनिशियल ब्रिक्स कंट्री है खासकर इंडिया, चाइना और रशिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन गए हैं। तो ये सारे कंट्री आज वेस्ट के साथ तो रिलेशन रखना ही चाहते हैं, बट इस कैंप के साथ भी अपने रिलेशन को रखना चाहते हैं, सो दैट इस केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर में वो एक प्ले सेफ गेम खेल सके। तो इसकी वजह से आज ब्रिक्स
अट्रैक्शन है। तो जितना ज़्यादा एनार्किकल, केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर होगा, वेस्ट का इन्फ्लुएंस घटेगा, इंडिया, चाइना के पावर बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ब्रिक्स की जो अट्रैक्शन है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब इंडिया को कैसे मदद करता है? अगर मेरी बात करें तो इनिशियली जब ब्रिक्स बना था, उस समय इंडिया के लिए फ़ायदेमंद था। लेकिन आज अगर मेरे से आप पूछिएगा तो मुझे लगता है इंडिया के लिए सीरियसली ब्रिक्स में प्रॉब्लम भी हो सकता है, बिकॉज़ जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और चाइना इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बना है, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो एक तरफ चाइना की बड़ी इकोनॉमी, बड़ी मिलिट्री और रशिया का चाइना के ऊपर निर्भर होना, तो इस हिसाब से क्या होगा कि हो सकता है आने वाले टाइम में ब्रिक्स का जो एजेंडा है वो चाइना हाईजैक करे और रशिया उसको सपोर्ट करे। इंडिया कैसे इस चीज को मैनेज कर सकता है? इंडिया कैसे रशिया को रोक सकता है कि वो चाइना के प्रोपेगेंडा में ना आए? ये डिसाइड करेगा कि क्या रियली इंडिया के लिए ये जो ब्रिक्स है एज अ प्लेटफॉर्म ये फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। आपके क्या व्यूज हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।